हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। हम लोग आइए लौटते हैं आज के टॉपिक पे। हम लोगों ने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुका था आज तक। हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि बक्सर का युद्ध यानी कि बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव कैसे स्थापित हुआ। जब बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो चुका था, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी जो थी, ब्रिटिश रूल जो था, वह क्या था, अपना ऑफिशियली तौर पर यहाँ पर अधिकार जमा चुका था। तो उसके बाद अब उसका काम क्या बचा था। तो जो ब्रिटिश कंपनी का जब अधिकार यहाँ पर जमा चुका हर क्षेत्र पर, जैसे 65 की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, उसके तहत यह देखा गया था कि जो ब्रिटिश कंपनी था उसको क्या, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के भी जो अधिकार था वो मिल चुका था। तो जब मतलब कि बहुत बड़े इलाके पर जब जो कि मुख्य जो उसमें जो व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक क्षेत्र था, वहाँ जब अधिकार कर लिया वो, तो उसके बाद अब उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था अपार धन संपत्ति का यहाँ से दोहन करना। तो जब उसी क्रम में जब देखा गया, तो हम जानते हैं शुरू से ही उसने क्या वो महसूस किया। जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे आई थी, तो उसने जैसे शुरू से ही भारतीय जो परंपरा रही है वो क्या है, तो वो कृषि पर आधारित परंपरा रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चूंकि भारत का भारत का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो ऐसे है कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि हर तरह से इसमें क्या है, जैसे उत्तर में हिमालय है तो उससे यहाँ जो मानसूनी वर्षा होती है वो काफ़ी अच्छी तरह से होती है। दक्षिण की तरफ जो बहुत सारी जो पहाड़ियाँ हैं उससे भी मानसूनी वर्षा अच्छी तरह होती है, यानी कि और फिर इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। मतलब ये क्या है, तो ये एक प्रायद्वीपीय कंट्री है, यानी कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ कंट्री है। कौन? भारत है। तो ठीक है, तो जब यहाँ पर देखा गया, जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए, तो उनको यह महसूस हुआ कि भारत की जो जनसंख्या है वो अधिकतर किसमें, तो कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था जो था, यानी कि जो भारत का इकोनॉमी जो था वो किस पर डिपेंड करता था, तो भारत का जो इकोनॉमी है को बूस्ट करने का काम करता था। कौन? तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, यानी कि यहाँ का जो भारत का जो कृषि क्षेत्र था वो भारत को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहा था। तो जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला, तो चूंकि उनका तो शुरू से ही मकसद था कि यहाँ से क्या करे, चाहे जिस भी रूप में हो, जैसे भी हो, हमें जहाँ से भी लगान की प्राप्ति हो, यानी कि टैक्स कलेक्शन के उनका मुख्य उद्देश्य था। तो जब उन लोगों ने यह महसूस किया कि अगर हम लोग तो यहाँ पर, अगर हमको यहाँ पे व्यापार बढ़ाना है, तो जब व्यापार बढ़ाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। हम लोग तो क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तो क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तो सबसे पहले अब उस क्षेत्र में जो भी कृषि होता था उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उसमें क्या प्रचलन था कि एक टाइम देखा गया था कि जो भारत में जो नील का उत्पादन होता था, ठीक है, जो पहले जो कपड़ों का रंगाई होता था वो तो नेचुरल तरीके से होता था। अभी क्या है, तो अभी बहुत सारे केमिकल्स के द्वारा, अभी मशीनों के द्वारा, मशीनरी के द्वारा अभी जो होता है वो क्या होता है, कर होता है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, एक नील की खेती की जाती थी, जो कि उसके द्वारा ही कपड़ों की रंगाई की जाती थी। तो नील की खेती किया तो जाता था, लेकिन उसका नुकसान किसानों को बहुत ज़्यादा होता था। क्या होता था उसमें, तो नील की खेती जिस जमीन पर की जाती थी वो जमीन लगभग बंजर हो जाती थी। यानी कि नील का जो जड़ जो है वो बहुत गहराई तक जमीन के अंदर धंसता था, जिससे उस जमीन की जितना भी उर्वरा शक्ति है, यानी उस जमीन का जितना भी उसका जो उपजाऊ करने का जो क्षमता है वो उसको लगभग खींच लेता था। तो जिससे क्या होता था, किसानों को जब एक बार किसी जमीन पर नील की खेती कर लेते थे किसान लोग, तो उस जमीन पर फिर दोबारा कोई और फसल उपजाने में उनको बहुत दिक्कतें का सामना होती थी। यानी कि उस जमीन को फिर से उर्वर बनने के लिए उसको काफी लंबे समय लग जाता था। तो जिससे क्या होता था, उनको दिक्कतें होती थी। फिर क्या होता था, कपास की खेती की जाती थी। यानी कि उस समय जो अंग्रेज लोग जाते थे, जैसे नील का खेती, कपास का खेती, ये ऐसी खेती है जो कि उससे हमको तत्काल लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कि जो हमको कर होता है, जो हमको लगान होता है, उससे हमको तुरंत मिलता है, उसके लिए हमको वेट नहीं करना पड़ता है। तो जब अंग्रेजों को यह पता चला, और चूंकि जो नील था वो भारतीय नील जो था वो बहुत ही हाई क्वालिटी का था, तो उसका जो डिमांड था वो क्या था, यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट का जो कपड़ों का कलर होता था, वहाँ का जो नील थी उसकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ा सा क्या थी, इंडियन क्वालिटी से वो लो थी। तो जब यहाँ से नील का उत्पादन करके एक दो बार जब यूरोपियन मार्केट में उसको बेचा गया, तो वहाँ पर इस नील का, यानी कि इंडियन नील जो था उसका बहुत ज़्यादा डिमांड, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें मुनाफा हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भारत में अगर वो 100 रुपये में खरीदते हैं, तो वहीं पे यूरोपियन मार्केट में उनको 1,000 रुपये का दाम मिल रहा था, यानी कि बहुत ज़बरदस्त फायदा हो रहा था। तो जब इस बात को देखें, इस बात को वे समझें, तो क्या किया फिर उन्होंने जब अधिकार कर लिया यहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर, यानी कि भारत के लगभग क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, अब जब अधिकार किसी क्षेत्र में करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर अपना नियम शर्तें बनाना चालू कर देते हैं। तो उसी क्रम में ब्रिटिशों द्वारा क्या किया गया था, तो उस अधिकार क्षेत्र में अपना नियम बनाना चालू कर दिया गया था, और वहाँ पर श्रमिकों का दोहन करना चालू कर दिया गया था। तो उसी क्रम में ब्रिटिशों द्वारा कृषि पर भी अटैक किया गया था। तो हम आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो ब्रिटिश कंपनी में कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसके कौन कौन सी प्रावधान लाए गए थे, और भारतीयों को उनसे क्या क्या हानि हुई थी, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे टॉपिक में लिखा है कृषि पर प्रभाव, तो आइए हम समझते हैं क्या होता है। जब देखिए
जब यहाँ पर खेती हो रहा था, पहले पहले का जो खेती होता था वो क्या था कि जीवन निर्वाह कृषि होता था। मतलब जितना जरूरी था, जितना आवश्यकता था उतना ही लोग खेती करते थे। जिससे क्या होता था, जब जितना आवश्यकता होगा और नेचुरल तरीके से अगर हम कहीं भी खेती करते हैं तो उससे जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, यानी कि जो भूमि का जो उपजाऊ करने का जो क्षमता है, उससे क्या होता है वो बना रहता था। तो उससे पहले उसी के कारण जो पहले का जो भारत का जो कृषि था वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डेवलपिंग सेक्टर बन के उभरा था। यानी कि जो भारत का जो अर्थव्यवस्था में, भारत का इकोनॉमी में जो उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक है, तो जब धीरे धीरे ये देखा गया तो तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर व्यापार जब अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ चालू करना की तो हम जानते हैं कि व्यापार करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको बहुत क्षेत्र को ऑक्यूपाई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों को हमको हड़पना पड़ता है। तो उसी के क्रम में जब देखा कि अगर हम उद्योगों की स्थापना करते हैं, जैसे अंग्रेजों लोग तो उद्योग की स्थापना कर चुके थे, लेकिन उससे पहले देखा कि अगर हम उद्योग की स्थापना करते हैं तो हमारे समक्ष क्या होती है कि हमको बहुत सारे खर्चा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ की जो जमीन है, यहाँ का जो खेती करने का जो तौर तरीका है वो क्या है, हमको बहुत ज़बरदस्त फायदा दे सकता है। तो जब वैसा उन लोगों का अनुभव हुआ तो उसने सबसे पहले वहाँ के लोगों को, जो भी जमींदार थे उसको, उन लोगों को अपने पक्ष में करना चालू किया, जमींदारों को लालच देकर के अपने पक्ष में करना चालू किया। जमींदार लोग क्या करते थे, तो जमींदार जैसे जानते हैं जमींदारों के पास बहुत बड़े बड़े जमीनों का ये प्रॉपर्टी होता था और उनके उन जमीनों पर वे अपने श्रमिकों के द्वारा, यानी उस क्षेत्र के श्रमिकों के द्वारा क्या कराते थे, तो वहाँ पर खेती करवाते थे और उससे जो मुनाफा होता था वो अपने रखते थे और कुछ क्षेत्र कुछ जो भाग क्या होते थे श्रमिकों में बांट देते थे ताकि उनका भी जीवन चल सके। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेज के आने से पहले क्या हो रहा था, पहले जो भी जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, यानी कि जो भी जमींदार थे, जो भी खेती बाड़ी करने वाले कृषक थे, वे आसानी से अपनी जो जीवन निर्वाह कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जमींदारों को लालच दिया कि अगर आप मेरे से मिलकर यहाँ पर खेती करवाना चाहते हैं तो क्या होगा कि हम आपको इतना प्रतिशत भाग देंगे और इससे आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। तो जब ऐसा लालच दिया गया अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों को, तो यहाँ जमींदारों यहाँ के जो लोग थे वो उनको दिया गया, तो उनको फिर उन लोगों के मन में क्या आया, तो उन लोगों के मन में भी लालच आया। जब लालच आया तो फिर वे क्या किए, तो जो किसानों का जमीन था, जो रैयतों का जमीन जिसको बोला जाता है, उसको उन लोगों ने हड़पना चालू कर दिया। तो जब जमीनों को हड़पना चालू किया तो क्या हुआ कि फिर लोगों के बीच में विद्रोह की स्थिति पनपने लगी थी। जब विद्रोह की स्थिति पनपने लगी थी तो क्या हुआ, धीरे धीरे जमींदारों और किसानों के बीच में जो दूरियां थी वो बढ़ने लगी थी। अब चूंकि ब्रिटिश कंपनी का यहाँ पर जो अधिकार स्थापित हो चुका था, यानी कि जमींदार ब्रिटिश कंपनी के गुलाम बन चुके थे, तो जैसा ब्रिटिश कंपनी बोलती थी वैसा सीधा जमींदार क्या करते थे, यहाँ से किसानों का शोषण करते थे। तो इसी क्रम में देखते हुए किसानों को बहुत सारी संपत्ति को, बहुत सारी जमीनों को उन्होंने हड़प लिया और ये भी धीरे धीरे चल के ये नियम लगा दिए गए कि जो भी, जिसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 20 एकड़ जमीन है, ठीक है, तो उस जमीन का मतलब लगभग 50% जमीन पर क्या था कि वो सिर्फ नील का खेती करेगा और जो 50% जमीन है उसमें वो क्या करेगा, तो वो खेती करेगा और सभी चीज़ों का खेती करेगा। लेकिन जो नील का खेती है, तो जिस 50% जमीन पर वो नील का खेती कर रहा है उससे क्या होता था, वो 50% जमीन तो बेकार हो गया, तो उसका जो कर होगा उसमें जो रैयतों का यानी कि किसानों का कोई फायदा नहीं था। उसका डायरेक्ट जो कर होता था वो किसी पास जाता था, तो उसका जो कर था वो डायरेक्ट जाता था ब्रिटिश कंपनी के पास। और जो बचा 50% जो जमीन होता था, तो उस 50% जमीन में जो भी खेती किया जाता था उसमें कुछ जमींदार लेते थे और उसमें से भी कुछ ब्रिटिश कंपनी को दिया जाता था। और जो बचा खुचा सब कुछ काट छाटने के बाद जो बचता था वो बहुत कम मात्रा में जो पैसा यानी कि धन संपत्ति जो बचती थी वो किसानों के पास बचता था। तो जिससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे डूबने लगी थी, धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी थी। जब ऐसा हुआ तो फिर धीरे धीरे क्या किया गया, तो फिर इसको सुधारने का प्रयास किया गया। यानी कि पहले तो जब सुधारने का प्रयास किया गया तो उनके अंग्रेजों के द्वारा अनेक समय पर बहुत सारे क्या किए गए थे, सुधार वाले कार्य किए गए थे और किसानों के द्वारा बहुत सारे विद्रोहों को भी जन्म दिया गया था उसमें, ताकि अंग्रेज के लोग कार्य कर सके। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि उनका जो जमीन को हड़पने का मुख्य कारण क्या था और वो हड़प कर क्या करना चाहते थे। क्योंकि जो नील की खेती होती थी, क्योंकि ब्रिटिशों को इससे फायदा हो रहा था, कपास जो उसको डायरेक्ट फायदा होता था, क्योंकि भारत का जो कपास था वो क्या था कि बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता था और उससे अच्छे प्रकार का कपड़ा बनता था। तो जिससे यानी कि यहाँ से जितना भी होता था उसको सीधा पकड़ करके या उत्पादन के द्वारा जो भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता था, जो भी संपत्ति का, उसका सीधा उठा करके भी यूरोपियन मार्केट में बेच देते थे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा था। और जब कृषि पर प्रभाव ये पड़ा था, क्योंकि जब यहाँ पर ब्रिटिश लोग जब आए थे तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैलने लगा था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कृषि पर जो लोगों की संख्या थी वो धीरे धीरे क्या, जब देखिए अगर मान लीजिए हमारे समक्ष उद्योग आता है,
कृषि जो पहले हम कर रहे थे उससे हमको हानि होने लगती है, तो हम ऑटोमेटिक कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, तो हम जो ऑटोमेटिक शिफ्ट कर जाते हैं वो उद्योग में शिफ्ट कर जाते हैं। तो जिससे फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा था, और जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था, यानी कि अप होने लगा था, यानी कि वो ऊपर उठने लगा था। तो उसी क्रम में देखते हुए बहुत सारे उद्योगों की भी स्थापना की गई थी उसी समय में। जैसे जैसे जब यहाँ पर कच्चे माल के रूप में कपास उत्पत्ति जब हो रही थी, उत्पादन हो रहा था, तो उसको कपास, अब देखिए कपास से बनाने के लिए तो सीधा हम कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग नहीं करते हैं, उसको एक रस्सी में यानी कि कपड़े में बदलने के लिए हमको एक लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जब हम उस प्रोसेस को करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, तो उसके लिए जो होता है वो सबसे पहले एक उद्योग चाहिए, यानी कि वैसा उद्योग जो कपास को सीधे कपड़े में बदलने के लिए जो भी आवश्यक प्रोसेस होता है वो कर सके, ठीक है। और फिर क्या चाहिए, बहुत सारे मजदूर चाहिए, जमीन चाहिए। तो उसमें फिर क्या हुआ, उद्योगों की स्थापना के लिए वे लोग यानी ब्रिटिश कंपनी के लोग जमीनों को हड़पना चालू कर दिए। जब जमीनों को हड़पना चालू कर दिए, उद्योगों की स्थापना करना चालू कर दिए, तो इससे क्या होता, तो इससे जो भारतीय कृषि था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, यानी कि धीरे धीरे डूबने की कगार पर पहुंचने लगा था। और तो इससे फिर ये समझ में आया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा यहाँ की जो जमीनों पर अधिकार करने के लिए, कृषि पर अधिकार करने के लिए कौन कौन से समय समय पर क्या क्या प्रभाव, कौन कौन से नियम लाए गए थे। तो उसी में से सबसे पहला नियम था वो क्या था, जमींदारी व्यवस्था। यानी कि जमींदारी व्यवस्था नामक एक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। वो कब किया गया था, तो जमींदारी व्यवस्था जो था वो 1793 में किया गया था। और जमींदारी व्यवस्था जब 1793 में स्थापना किया गया था, तो इस व्यवस्था के तहत क्या किया गया था, यानी कि जो भी जिस इलाका, मतलब कोई इलाका है तो वहां पर जमींदारों की नियुक्ति की गई थी। और उन जमींदारों का कर्तव्य क्या होता था कि वो वहां उस इलाके के किसानों से खेती करवा करके जो भी खेती के द्वारा जो टैक्स प्राप्त होता था कुछ भूमि पर, उसको चाहे सीधा वो यानी कि जो किसान थे वो क्या, जो जमींदार थे वो किसानों से कर लेकर के सीधे ब्रिटिश कंपनी को ट्रांसफर कर रहे थे। यानी जो जमींदार थे वो किसानों के बीच और ब्रिटिश कंपनियों के बीच एक कड़ी का काम कर रहे थे। यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो सीधा जो कर वसूलना चाहती थी वो डायरेक्ट अपने न वसूल करके जमींदारों के माध्यम से किसानों द्वारा कर वसूलाती थी, ठीक है। तो इसी क्रम में 1793 में जमींदारी व्यवस्था का व्यवस्था लाया गया था। इस व्यवस्था के तहत हर क्षेत्र में जमींदारों की स्थापना की, जमींदारों को चयनित किया गया था और उन जमींदारों को एक निश्चित क्षेत्र में अधिकार प्रदान किया गया था कि आपको इस अधिकार क्षेत्र के अंदर इतना ये करवाना है और इससे जो भी कर हमको मिलेगा वो हमको मिलेगा। तो इसी का देखते हैं इसमें क्या किया गया था। तो जमींदारी व्यवस्था जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस लाने वाले थे, उसमें कौन था यहाँ का गवर्नर, तो जो भी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1793 में जो जमींदारी व्यवस्था लाया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। और उसने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लगाया गया था वो सर जॉन शोर के, यानी कि एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन शोर नामक था, उनके कहने पर जमींदारी व्यवस्था को लगाने वाला कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था और यह जो जमींदारी व्यवस्था थी वो टोटल भूमि जितना भी होता था उसका 19% भाग पर जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया था। कितना प्रतिशत, 19% भाग पर लागू किया गया था। तो 19% भाग पर लागू करने का मतलब क्या है कि इस व्यवस्था पर सीधा और सीधा क्या था, तो इसका जो था वो ब्रिटिश, इससे जो 19% भाग से जो भी क्या होता है, इससे जो हमको फायदा होता है, यानी कि जो भी कर मिलता है इस 19% भाग से वो सीधा किसको आता है, ब्रिटिश कंपनी को आता था। तो इसी में बोला गया था कि जो जमींदारी व्यवस्था 1793 में लाई गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था, सर जॉन शोर के कहने पर लाया गया था, वो कौन कौन से क्षेत्र में लाया गया था, तो वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में सबसे पहले लाया गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि उनका जो अंग्रेजों का जो अधिकार था वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में जब पकड़ बना लिए थे, तो उसी के क्रम में ये लाया गया था। और इसमें जब जमींदारी व्यवस्था लाई गई थी तो उसमें क्या किया गया था, तो जो हम चूंकि जानते हैं कि जो जमींदारी व्यवस्था 19% भूभाग पर लागू की गई थी, लेकिन अब इस 19% भूभाग से मान लीजिए 19% भूभाग में हमारा 100% जो है वो उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, जो 19% जो क्षेत्र से जो उत्पादन होता था उसका 89% यानी कि 89% जो भी फायदा होता था, जो भी कर होता था वो सीधा किसको, तो वो कंपनी को जाता था। और जो बचा 11% कर जो था वो जमींदार खुद वसूलते थे। यानी कि यहाँ पर जो 19% भूभाग पर किसान तो खेती करते थे, नील उपजाए, कपास उपजाए, बहुत सारे ऐसी नकदी फसल उपजाए, तो इनके द्वारा मेहनत तो किसान करते थे, बाकी जो बचा था उन पर वो अपना खेती करते थे, उनसे भी जो टैक्स वसूलते थे। लेकिन जो 19% क्षेत्र पर जो वो कर रहे थे तो उससे उनको कोई फायदा नहीं होता, उल्टा उससे उनसे मेहनत करवा करके उसके द्वारा, उस क्षेत्र के द्वारा, ये 19% भूमि के द्वारा जो भी फायदा हो रहा था, जो भी वहाँ पे संपत्ति अर्जन हो रहा था, जो भी धन का अर्जन हो रहा था, वो सीधा किसको, ब्रिटिश कंपनी को मिल जा रहा था। और कितना, 89% जो टोटल संपत्ति का 89% सीधा ब्रिटिश कंपनी के पास जा रहा था। और जो 11% जो बच रहा था वो किसके, तो जमींदारों के पास जा रहा था। यानी कि 19% क्षेत्र से किसानों को
एक जरा सा भी यानी कि 1 रुपये का भी फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया जमींदारी व्यवस्था क्यों लाया गया था। तो जब देखिए, जब जमींदारी व्यवस्था लाया गया तो इससे जब किसान वसूलते थे, किसान को एक जैसा फायदा नहीं हो रहा था, जमींदारों को भी एक जैसा फायदा नहीं हो रहा था, हल्का फुल्का फायदा हो रहा था और पूरा का पूरा फायदा कंपनी को हो रहा था। तो जब ऐसा हो रहा था तो फिर जमींदारों के मन में लालच पनपने लगा कि क्यों ना, जब हम ही यहाँ पर अधिकार कर रहे हैं, हम ही यहाँ पर शासन कर रहे हैं, तो हम ब्रिटिशों को इतना फायदा क्यों दें, ये भी सोचने लगे। तो जब इनके जमींदारों के मन में, स्थानीय जमींदारों के मन में जब लालच आने लगा कि हम ब्रिटिशों को इतना फायदा ना दे करके, यानी कि हम जो 11% वसूलते हैं उस 11% की जगह पर हम अपना जो परसेंटेज था वो बढ़ा देंगे और ब्रिटिशों को जो हम 89% दे रहे हैं उसको कम करने का प्रयास करेंगे। तो जब इसी क्रम में देखा गया था तो सबसे पहले क्या किया गया, जब जमींदारों के मन में लालच पनपने लगी थी, जब ऐसा होने लगा था तो चूंकि जमींदार जो थे वो स्थानीय लोग ही होते थे। ठीक है, तो जब स्थानीय लोग थे तो इनको स्थानीय लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था, तो उसी क्रम में जब जमींदारों के मन में लालच पनपने लगी थी तो उसमें क्या देखा गया था, जब लालच पनपने लगा तो धीरे धीरे ये लोग क्या किए थे, ब्रिटिश कंपनी के पास, जो ब्रिटिश कंपनी को जो ये टैक्स कलेक्ट करके देते थे उनको धीरे धीरे वो कम करना चालू कर दिया। यानी कि समय समय पर जो भी एक टाइम लिमिट था कि आप इतने समय के अंदर हमको ये देंगे, तो उस लिमिट के अंदर ये लोग धीरे धीरे मतलब देरी करने लगे। तो जब ब्रिटिशों को ये पता चला कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनको एक बात समझ में आई कि ये जो यहाँ से जो धन संपत्ति का अर्जन हो रहा है, तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में धन संपत्ति का अर्जन हो रहा था, तो उससे क्या हुआ, जमींदारों के मन में लालच पनपने लगी थी कि ये जो 11% जो सिर्फ इनको मिलता था वो इनको बढ़ाने का बात करने लगे और सीधा ये क्या करते थे, ब्रिटिशों से अभी मांग करने लगे थे कि अगर आपको इस व्यवस्था का संचालन करना है हमारे क्षेत्रों में, तो हमको जो आप प्रदान कर रहे हैं, जो जितना भी प्रॉफिट प्रदान कर रहे हैं उसको आपको परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, तो अंग्रेजों के मन में एक डर की भावना पनपने लगी कि अगर हमने इस व्यवस्था को चेंज नहीं किया तो हो सकता है जमींदार क्या करे, किसानों के पक्ष में चले जाएं और उससे जो हमको जो फायदा हो रहा है वो धीरे धीरे ना होगा। तो इसी स्थिति को देखते हुए फिर आगे चल करके 1920 में एक रैयतवाड़ी नामक व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जब लाई गई थी तो इसमें क्या किया गया था, इस व्यवस्था में क्या किया गया था, तो हम सब पहले समझते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाया था और किसके द्वारा कहां क्षेत्र पर लाया गया था। तो जब रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी 1920 में, तो यह व्यवस्था जो था वो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा लाया गया था। कहाँ, तो मद्रास प्रेसिडेंसी, एक उसमें जो मद्रास का जो प्रेसिडेंसी था उसके कहने पर लाया गया था। कहाँ, कौन लाने वाले थे, तो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड थे। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, जो जमींदारी व्यवस्था के बाद जमींदारी व्यवस्था की गलतियों को सुधारने के लिए लाया गया था, वो कौन था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया था। किसके द्वारा, थॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा लाया गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी के कहने पर लाया गया था। तो जब ये व्यवस्था लाया गया, अब जानते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लाया गया था, तो सबसे पहले ये कहां पर, मुंबई में, मद्रास में और असम में लाया गया था। कहां, मुंबई, मद्रास और असम में। चूंकि जो जमींदारी व्यवस्था थी वो सबसे पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लाया गया था, लेकिन जब धीरे धीरे ब्रिटिशों का जो एरिया जो कब्जा करने का था वो बढ़ने लगा, तो अब जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो मुंबई, मद्रास और असम में लाया गया था। जब असम में लाया गया था तो अब इस व्यवस्था में क्या प्रावधान किया गया था, जैसे पहले व्यवस्था में था कि हम ब्रिटिश लोग क्या करते थे, क्षेत्रों में जमींदारों की नियुक्ति करते थे। ठीक है, तो जमींदार जब मतलब गद्दारी करने लगे ब्रिटिशों से, जब गद्दारी करने लगे तो वे लोग क्या किए, अब नया व्यवस्था लाए रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया, तो इस व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया कि हम जो टैक्स वसूलेंगे वो अब किसी भी जमींदार के द्वारा हम नहीं वसूलेंगे, यानी कि रैयतों के द्वारा हम डायरेक्ट जाके टैक्स वसूलेंगे। यानी कि अब जो टैक्स कलेक्शन का जो जिम्मा ले लिया था वो सीधा कंपनी अपने हाथ में ले लिया था। अब कंपनी अपने लोगों को वहां पर नियुक्ति करती थी जमींदारों की जगह पर। और अब देखिए, जब हम किसी अपने व्यक्ति का कहीं पर नियुक्ति करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा हमको फायदा देता है, हमको किसी और थर्ड पार्टी को मुनाफा नहीं देना पड़ता है। तो जब कंपनी ऐसा सोचने लगी तो कंपनी ने क्या किया, उन क्षेत्रों में अपने लोगों को, अपने अधिकारियों की नियुक्ति करना चालू कर दी और उन अधिकारियों को यह जिम्मा सौंपा गया कि आप यहाँ से जो भी है वो क्या किए, टैक्स को कलेक्ट कीजिए। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो उसमें जितना भूमि था उसके 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। और 19% क्षेत्र पर जो लागू किया गया था, यानी कि ये 51% क्षेत्र पर, 19% तो जमींदारी व्यवस्था थी, 51% क्षेत्र पर जब लागू किया गया था ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो यानी कि अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर यह देखने को मिला कि किसानों के पास जो जमीन था वो धीरे धीरे बहुत कम होने लगा था, ताकि जिससे वे अपना जीवन का निर्वाह कर सके। यानी कि चूंकि 51% यहाँ पे मेजोरिटी जो था वो क्या था, वो सीधा ब्रिटिश कंपनी पे जाता था। तो 51% भूमि पर क्या, तो कर वसूला जाता था किसके द्वारा, कंपनी के अधिकारियों द्वारा कर वसूला जाता था।
तो अब यहाँ पर सीधा मतलब कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई बिचौलिया, किसी प्रकार का कोई जमींदार यहाँ पर नहीं था। तो इससे इन जो 51% क्षेत्र पर जो था वो जो फायदा हो रहा था वो डायरेक्ट किसको, तो ब्रिटिश कंपनी को फायदा हो रहा था। तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था समझ में आ गया, कहाँ कहाँ लाया गया था, मुंबई, मद्रास, असम में। इसमें क्या किया गया था, इसमें सीधा सीधा कंपनी कर वसूलती थी और इसमें जमींदारों की व्यवस्था नहीं की गई थी। और ये जो व्यवस्था है, तो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत जो कर्ज का जो प्रावधान किया गया था वो 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। यानी कि पहले 33% ही कर लेते थे, लेकिन अब जब इनको लालच बढ़ने लगा था वो तो उनका दोहन करने लगे और क्या करने लगे, ये जो कर था वो 33% से बढ़ाकर 50% कर दी गई थी। यानी कि अब ये 50% भाग पर सीधा जो भी अधिकार था वो सीधा ब्रिटिशों का था। यानी कि इससे जो भी खेती होती थी वो सीधा टैक्स किनको मिलता था, ब्रिटिशों को मिलता था। न तो कोई जमींदार कुछ वसूलता था, न तो कोई बिचौलिया कुछ वसूलता था, डायरेक्ट से डायरेक्ट यहाँ पर फायदा हो रहा था। ठीक है, तो जब आगे चल करके जब इस व्यवस्था को लागू किया गया, जब किसने, कर्नल ली और थॉमस मुनरो ने लागू किया, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या महसूस किया, तो धीरे धीरे उनके द्वारा यह महसूस किया गया कि यह व्यवस्था भी जो थी वो अपने जो उच्च, यानी कि उनका जो क्या था मकसद जो था उसको हासिल करने में ये धीरे धीरे असफल साबित हो रही थी। तो अब इस व्यवस्था की जगह पर फिर इस व्यवस्था को चेंज करने के लिए क्या किया गया था, यानी कि अब यहाँ पर किया गया था कि महालवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था से पहले इसमें यह देखा गया था, अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था में जब कंपनी क्या कर रही थी, किसानों से, चूंकि जो भारत का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा कृषक क्षेत्र था, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती थी और वे अधिकारियों के लिए, उन अधिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा खर्च का अनुभव होने लगा था। जब ये कंपनी को जब खर्च का अनुभव होने लगा था तो उसने इस खर्च को बचाने के लिए क्या क्या एक नई व्यवस्था को वहां पर डाला था, जिसको बोलते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ये बोला जाता है कि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वो हॉल्ट मैकेंजी के कहने पर लाया गया था, हॉल्ट मैकेंजी के कहने पर लाया गया था। और ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है उसमें जो भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत था, यानी कि यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। कहाँ कहाँ, तो यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और यह जब महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, इसके तहत क्या व्यवस्था की गई थी, तो इसके तहत जो व्यवस्था किया गया था, देखिए इसके तहत जो व्यवस्था किया गया था, यानी कि जो अब टैक्स का कलेक्शन होगा, यानी कि जो भी ब्रिटिश कंपनी कर वसूलेगी वो न तो कोई जमींदार वसूलेगा, न तो ब्रिटिश अधिकारी को वसूलेगा। अब यहाँ पर क्या किया गया था, ग्राम समूहों के, यानी कि ग्राम सभाओं के द्वारा कर वसूलने का प्रावधान कर दिया गया था। क्या, तो उस गांव में जो भी ग्राम सभा रहेगा, उस ग्राम सभा का जो भी मुखिया रहेगा वो सीधे क्या करेगा, किसानों से कर वसूलेगा। और वो मुखिया क्या करेगा, उस ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, वो सीधा जो जमीनों से कर वसूला, किसकों से कर वसूला, उसको सीधा ट्रांसफर करेगा, किसको, ब्रिटिश कंपनी को ट्रांसफर करेगा। तो यानी कि अब यहाँ पर ग्राम सभा का प्रावधान लाया गया था और ग्राम सभाओं का निर्माण किया जाने लगा था जगह जगह पर, और फिर इसके द्वारा ही कर वसूला जाने लगा था। तो ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वो टोटल उसमें जो कर था वो 66% कर दिया गया था। यानी कि टोटल कर जो था, टोटल जो उत्पादन किया जाता था उसका 66% जो कर था वो सीधा ब्रिटिश कंपनी को आता था। तो ठीक है, तो हमने समझा महालवाड़ी व्यवस्था में क्या प्रावधान किया गया, जमींदारी व्यवस्था में क्या प्रावधान किया गया और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या प्रावधान किया गया। जमींदारी व्यवस्था में टैक्स का कलेक्शन जमींदारों द्वारा किया जाता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में टैक्स का कलेक्शन कंपनी द्वारा किया जाता था, और वही महालवाड़ी व्यवस्था में जो टैक्स का कलेक्शन था वो ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी इतना जो जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इससे जो भी अब देखिए जब इतनी सारी व्यवस्थाओं को लाया गया तो अब क्या हुआ था, क्योंकि ये तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 51% भूभाग पर यानी कि कंपनी का अधिकार हो चुका था, 66% यहाँ पर लास्ट में जाकर टैक्स जो था वो सीधा कंपनी को मिल रहा था। तो इससे क्या हुआ, तो जो लोगों के मन में जो भावना थी वो धीरे धीरे अब ये क्या हुआ, एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी थी। धीरे धीरे जब विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है तो अब अगले क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि उसके द्वारा कौन कौन से विद्रोह किए गए थे, कौन कौन से किसान आंदोलन किए गए थे और क्या क्या प्रभाव हुआ था। तो अब ये समझ में आ गया। तो कृषि पर हमने क्या, अगर आज के टॉपिक से हम लोगों ने क्या समझा, तो कृषि पर कौन कौन से प्रभाव किए गए थे और जब ब्रिटिशों ने यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाओं का संचालन किया था तो उस व्यवस्था के द्वारा कौन कौन सी प्रावधान किए गए थे और इससे जनता को क्या क्या हानि हुई थी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो हमने समझने का प्रयास किया, जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताई गई आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी और ये तीनों व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, इसकी कमियों को जाना होगा, इसके फायदे ब्रिटिश को क्या हो रहे थे उसको जाना होगा, कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था और कौन कौन से क्षेत्र में लाया गया था, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक इसके बाद कि जब इसका प्रभाव हुआ था फिर कौन कौन से विद्रोह होना चालू हो गए थे उसके हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ।